नमस्कार, मैं जय सोनी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज 1 फरवरी 2026 और आज के दिन देश का सामान्य बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। 2026-27 को लेकर के सामान्य बजट की पेशकश के बाद क्या कुछ किसको मिला है और किसको मिला है ठेंगा, ये सारी चीजों की विश्लेषण करने के लिए हम आज हमारे अलग अलग स्टेट के ब्यूरो से और अलग अलग मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण ने आज लगातार अपने 9वें केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष का बजट युवा शक्तियों से प्रेरित रहेगा और 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित ये बजट रहेगा। सरकार के दीर्घकालीन आर्थिक रोड मैप की दिशा में इस बजट को एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। अगर हम बात करें तो 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की भी घोषणा की गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जबकि नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सर्वधन योजना का प्रस्ताव इस बजट में पेश किया गया था। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स स्लैब से छूट दी गई है, जबकि अगला जो टैक्स अनुमान है वो 34 लाख करोड़ का रखा गया है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 लाख करोड़ और बजट एक्सपेंडिचर में टोटल एस्टिमेटेड 36.5 लाख करोड़ का रखा गया है। अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे, मेडिकल टूरिज्म के लिए भी दरवाजे खोले गए हैं। भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के तौर पर उसको बढ़ावा देने के लिए भी राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव उन्होंने किया है। तो बहुत सारी चीजों के लिए कई घोषणाएं की गई है, लेकिन राज्यों को इससे क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा, क्या अपेक्षाएं थी इस बजट से, उसके ऊपर हम सीधे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो बिहार के ब्यूरो हेड है एसके राजीव जी, उसके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि बिहार के लिए, खास करके अभी चुनाव गए हैं बिहार में और बिहार के लिए कई वादे सरकार ने किए थे, उसमें से क्या वादे पूरे हुए हैं, कौन सी उम्मीदों को खरा उतरा है ये बजट और क्या जो है अपेक्षाएं थी। राजीव जी, जिस तरह से बजट पेश हुआ, बिहार को लेकर के क्या अपेक्षाएं थी लोगों की और क्या मिला है उनको? नहीं, देखिए जय जी, दरअसल में बिहार आज जो बजट पेश हो रहा था 26-27 का, तो इसको लेकर के बहुत अपेक्षा थी बिहार के लोगों को, क्योंकि अभी चुनाव में थोक भर करके लोगों ने एनडीए गवर्नमेंट को वोट दिया था। लेकिन आशा के ठीक विपरीत आज का बजट जो है वो बिहार वासियों के लिए रहा है, क्योंकि बिहार को लेकर के कोई भी खास घोषणाएं जो हैं वो नहीं की गई हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके विषय में आपको बताऊं कि देखिए, बिहार में जो है वो आपको जो सिल्लीगुड़ी, चूँकि पूर्वोत्तर राज्यों को जो साधने की कोशिश की गई है, चूँकि आपको पता है कि असम और बंगाल में जो है वो इस साल चुनाव होने हैं 2 महीने बाद, तो वहाँ पर जलपाईगुड़ी जो सिल्लीगुड़ी एक जगह है, वहाँ पर विधिवत एक रेलवे का जो है वो हाई स्पीड ट्रेन वहाँ से चलाई जाएगी, जो कि बिहार के कटिहार, पटना और बक्सर को मतलब उससे जोड़ा गया है। इधर से ही वो ट्रेन जो है वो
जाएगी तो उसका एक आप कह सकते हैं कि लाभ जो है वो हाई स्पीड ट्रेन का लाभ जो है वो बिहार के लोगों को मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के 8 ऐसे शहर हैं जिनको कि 5 लाख से आबादी वाले 8 ऐसे शहर हैं जिसके विकास के लिए अतिरिक्त फंड जो है वो इस बार इस बजट में दिया गया है, जिसमें कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया, ये जो है इसको फायदा मिलेगा। और अभी जो आप बता रहे थे बौद्ध सर्किट के विषय में, तो देखिए बौद्ध सर्किट जो बनाने की बात कही गई है उसमें निश्चित तौर पर चूंकि गौतम बुद्ध का जुड़ाव जो है वो बिहार से बहुत ज़्यादा था, और आपको पता है कि बिहार के ही बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पैलेस, इंटरनेशनल पैलेस है वो, तो बौद्ध सर्किट से अगर जोड़ा जाएगा तो इसका फायदा जो है वो बिहार को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार को और कुछ भी खास जो है वो इस बजट से नहीं मिला है। और हालांकि बिहार के लोग ये उम्मीद जरूर कर रहे थे कि इस बार कम से कम नीतीश कुमार जो लगातार बिहार के लिए खास एक पैकेज मांगते रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं, इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरीके से वोट लोगों ने किया है तो हो सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार को मोदी सरकार जो है वो केंद्र की मोदी सरकार दे। लेकिन बिहार को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई है। बिहार में अतिरिक्त कोई उद्योग धंधे लगाए जाएंगे इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ एक अच्छी जरूर खबर है कि चूंकि 10,000 करोड़ रुपये का जो एक अलग से बजट जो एलोकेट किया गया है, जिसके तहत कि आप कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर हो सकता है कि बिहार के लिए वो एक अच्छी खबर हो कि बिहार में आने वाले दिनों में जो है वो फार्मास्यूटिकल्स कुछ ऐसी कंपनियां लगाई जाएं, या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के पास और क्या कुछ प्लानिंग है इस बजट में वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये एक अच्छी खबर निश्चित तौर पर है जिससे कि बिहार को आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है। देखिए दिलचस्प ये है जय जी कि मैं यहाँ पर लगभग आधे घंटे से खड़ा हूँ और मैंने कई लोगों से मैंने बातचीत की बजट को लेकर के, लेकिन जैसे ही मैं बजट को लेकर सवाल पूछता था वो लोगों का सीधे तौर पर वो लोग इनकार कर देते। देखिए हमारे साथ विवेक है, विवेक अभी सम्राट चौधरी का इन्होंने बाइट लिया, चूंकि बीजेपी में बड़ी संख्या में बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें तमाम बड़े नेता जो है उसको सुन रहे थे, तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा इस बजट को लेकर? बिल्कुल, अभी जो सम्राट चौधरी ने सरकार की तो उपलब्धि को जरूर वो गिनाएंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने बजट पर जब से बजट पेश होना शुरू हुआ तब से लगातार बीजेपी के कार्यालय में जो पैनी नज़र बनाए रखे हुए थे कि बिहार को लेकर क्या कुछ घोषणा की जाती है, लेकिन जैसे ही उनकी निराशा लगी उसके बाद वो निकलकर जो है एक कार्यक्रम में चले जाते हैं, और 1:30 बजे के करीब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भी थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो उनका अभी जो समय है वो डिले किया गया है। तो यानी कि अभी जो बजट को समझ रहे हैं कि बिहार को लेकर क्या कुछ बजट में किया गया है, कि अभी तक जो पूरी तरीके से जो ड्राफ्ट है वो भी सामने नहीं आया है। लेकिन एक जो सामने आया कि बिहार में जो है हवाई जहाज़ के जो कारखाने और कई ऐसे जो कारखाने भी खोलने जाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि जैसा आपने कहा हवाई जहाज मरम्मती का कारखाना पटना में खुलेगा, मरम्मती का जो कारखाना वो खुलेगा। जैसा आपने कहा कि बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि इस बार जो एनडीए को 202 सीट मिली, 2 सीट काफ़ी कह सकते हैं कि अपना प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई है, लेकिन बिहार को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को काफ़ी उम्मीद था। अब देखने वाली बात यह होगी कल जो बिहार में कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, परसों बिहार का बजट आएगा, बिहार विधानसभा में बजट है शुरुआत, वहाँ क्या कुछ बिहार को लेकर किया जाता है। पिछले बार कई घोषणाएं जो की गई थी उसको किस तरीके से पटरी पर उतारा जाता है। अभी जो है सत्ता पक्ष के भी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के भी नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि अभी हम पूरी तरीके से बजट करते हैं। जय जी, हम आपको कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो कैमरा यहाँ से निकाले और आपको हम कुछ खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं कि वाकई में इस देश की सच्चाई क्या है। देखिए बजट एक तरफ पेश किया जा रहा था लोकसभा के भीतर, निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो इस देश की सच्चाई है कि देखिए टेम्पू ऑटो चालक है, इसको कोई मतलब नहीं है इस बजट से, वो अपना खराटे भर रहा है, यहाँ पर वो आराम से जो है वो नींद ले रहा है, क्योंकि इसके लिए रोजी रोटी ज़्यादा मायने रखती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक महिला जो है यहाँ पर वो बर्तन धो रही है, क्योंकि इसको पता है कि इस बजट के आने के बाद भी इनकी जो स्थितियाँ हैं वो सुधरने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर कि जो आम लोग हैं उनको इस बजट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आम लोग हैं उनकी ये उम्मीदें रहती हैं कि कहीं ना कहीं से जब बजट आया है तो निश्चित तौर पर जो है उनके लिए सरकार कुछ सोचेगी, लेकिन इस बजट में ऐसा फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिला है। लिहाजा जो लोग हैं उनसे मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब यही था कि भाई बजट में तो कुछ है ही नहीं और हम लोग को बजट से कुछ मिलता नहीं है। यहीं पर देखिए एक बूढ़ी माँ जो है वो अपना काम कर रही है, इनको बजट से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल ये भी है जय जी, मैं ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर बजट किसके लिए पेश किया जाता है। अगर एक सामान्य कॉमन मैन को अगर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी वो स्थिति वही है, वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं,
तो फिर ऐसी स्थिति में बजट का क्या महत्व रह जाता है। और आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए बीजेपी की तस्वीर है, बीजेपी कार्यालय की। यहाँ पर पूरे तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि मुझे याद है कि पिछले साल जब बजट पेश हुआ था चुनाव से ठीक पहले, तो उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ करता था और नेताजी लोग जो है वो बाइट देने के लिए जो है वो मारा मारी कर रहे थे। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं अरविंद जी। ठीक है राजीव जी, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही है, आम जनता इस बजट में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अगर पूरा ड्राफ्ट बजट का जब सामने आएगा तब कुछ चीज़ों का और ज़्यादा खुलासा हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया है, उस भाषण के तहत अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ सामान्य नागरिक को कुछ मिला ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ विस्तार के बारे में कुछ योजनाओं की घोषणा जरूर की गई है। जी, बड़ा सवाल यह है कि इस बार थोक भर के लोगों ने आपको वोट किया। बिहार में 200 सीट आप लोग जीत करके आए हैं। बिहार के लिए तो कुछ खास है नहीं बजट। बिहार के लिए सबसे बड़ा खास चीज है कि बिहार में अब जहाज का मरम्मत होगा। जहाज पे कितने लोग चढ़ते हैं अरविंद? पानी के जहाज, एक समय था कि गंगा में जल मार्ग नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने का, उत्तर और दक्षिण बिहार जोड़ने का एक साधन हुआ करता था, और उसी को पर बैठ करके लोग सोनपुर मेला देखने जाया करते थे। मरम्मत पटना के गंगा में होगा। ये बिहार के लिए अद्भुत चीज है। गरीब के लिए क्या कुछ है? ये गरीब के लिए ही है, उसमें रोजगार मिलेगा। जब कोई चीज का फैक्ट्रियां बनती हैं तो रोजगार मिलता। तो देखा कि जहाज का मरम्मत का कारखाना शुरू होने की बात की जा रही है, लेकिन ये जो है बिहार चुनाव के दौरान जिस प्रकार से वादे किए गए थे उसके अनुरूप इसमें ऐसा कुछ भी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हालांकि हाई क्वालिटी जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने की बात इस बजट में की गई है और युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए भी स्कीम लाई जा रही है। अगर हम बात करें अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनने की बात भी की जा रही है। उसके अलावा 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने की भी बात यहाँ पर जो है की गई है। और सबसे बड़ी अगर बात करें तो शराब बीड़ी को सस्ता किया गया है। बजट में सरकार ने ये ऐलान किया है, मतलब कि व्यसन की जो भी चीजें रहेगी, शराब बीड़ी सिगरेट और जो भी गुटखा तंबाकू प्रोडक्ट जैसी सारी चीज़ों को बढ़ावा इस बजट के अंदर दिया गया है, जो बड़े ही आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बीड़ी सिगरेट शराब जैसी चीज़ों पर जो है टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इससे उल्टा देखने को मिल रहा है। टैक्स पर गड़बड़ी पर अब सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाएगा। मतलब कि टैक्स चोरों के लिए ये एक बड़ी घोषणा सरकार ने कर दी है। अगर टैक्स चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो जुर्माना देकर छूट जाएंगे। इस पर किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान जो है नहीं रखा गया है। कंटेंट क्रिएटर के लिए लैब बनाई जाएगी। सरकार ने इस बजट में कंटेंट क्रिएटर के लिए लैब बनाने का भी ऐलान किया हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत में एवीजीसी क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का एक अनुमान लगाया गया है। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को समर्थन देने के लिए भी प्रस्ताव इसमें लाया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल्स बनाने के लिए भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया हुआ है, जबकि सरकार ने ऐलान किया है कि इसके अलावा 3 नए एम्स की भी घोषणा की गई है। सरकार ने बजट में युवाओं को फोकस रखा है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जा रही है सरकार।
इस बजट में जो है, जिससे कि कनेक्टिविटी के लिए देश में सी प्लेन बनाने वालों को भी सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसी भी बात की जा रही है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिनमें मुंबई से पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी तक के जो रूट है उसको डेवलप किए जाएंगे और वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से उसको कनेक्ट किया जाएगा। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। तो ये बड़ी जो घोषणाएं थी इस बजट की, वो हाइलाइट्स आपको हम दिखा रहे हैं। जो है निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था। यूनियन बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने आज ये बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन खास तौर पर जो उम्मीदें राज्यों की जनता ने लगाई थी, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात इस बजट से सामने नहीं आई है। अभी विपक्ष की भी टिप्पणियां आना शुरू हो जाएगी, पक्ष की भी टिप्पणियां आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमेशा से यही देखा जाता है कि बजट पेश होने के बाद विपक्ष उसमें नुक्स ढूंढते हैं और जो पक्ष है वो उसमें जो है फायदे की बात को बताते हैं। ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन उस दोनों की बातों के बीच में कहीं भी आम जनता, जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उसको कहीं भी कुछ भी फायदा दिखाई नहीं देता है। इस बार टैक्सेशन के स्लैब में या किसी प्रकार का टैक्सेशन, इनकम टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि सबसे बड़े मिडिल क्लास लोगों को जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर वो बजट में कहीं कुछ सामने नहीं आ रहा है। हम सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक से जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में बजट को लेकर के क्या माहौल है, दिल्ली के लिए क्या कोई खास चीज सामने आई है। दीपक, जिस तरह से बजट पेश हुआ और जो उम्मीदें लगाई जा रही थी बजट को लेकर के दिल्ली वासियों की, क्या रहा दिल्ली के लिए, क्या इस बजट में खास है? क्योंकि 2026-2027 को लेकर ये बजट जो है, यूनियन बजट, वो पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और क्योंकि ये 9वीं बार पेश किया गया है और पूरे देशवासियों को, खासकर आम जनता को, इससे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आखिरकार इस बजट में आम जनता के लिए वो बड़े जो निवेश को लेकर बातचीत हो, उनके आर्थिक मुद्दों को लेकर बातचीत हो। लेकिन तकरीबन 1 घंटा 26 मिनट का ये बजट रहा और सबसे छोटी अवधि का ये बजट था, क्योंकि इससे पहले 2-3 और भी जो बजट पेश हुए हैं वो काफी छोटे रहे हैं। लेकिन ये 1 घंटे 26 मिनट का ये बजट रहा। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जो कि इस बजट के अंदर जब निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने कहा कि सस्ता हो जाएगा। जिसमें सोलर से जुड़े अगर कोई सामान है तो वो सस्ता जो है इस बजट में किया गया है। उसके साथ जूते, ईवी बैटरी, ओवन जो है इस बजट में पेश किया गया है। 7 गंभीर रोगों की जो दवाइयां हैं वो इस बजट में आपको सस्ती मिलेंगी। उसके साथ साथ कैंसर की 17 दवाइयां जो है आपको सस्ती मिलेंगी, क्योंकि कैंसर की दवाइयां काफी महंगी आती हैं और ये काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो आम जनता के जो मरीज हैं उन पर जरूर पड़ता है। लेकिन इसमें कैंसर की दवाइयों का भी एक बड़ा जो ध्यान है वो रखा गया है। उसके साथ शुगर की दवाइयों पर जो है सस्ता कर दिया गया है। विदेश यात्रा से पहले की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसमें भी जो है थोड़ा सा राहत दी गई है। कपड़ा, सीएनजी, चमड़े के जूते और एयरक्राफ्ट के जो कलपुर्जे हैं, इन तमाम चीजों को जो है वो सस्ता कर दिया गया है। लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो 3 ऐसे बड़े जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हुए हैं, जिसमें शराब जो है, क्योंकि शराब को महंगा कर दिया गया। स्क्रैप जो है यानी कबाड़ जो है उसको महंगा कर दिया गया। और खनिज जैसे अगर कोई चीज अगर आप खरीदते हैं तो वो आपको महंगी मिल सकती है। लेकिन इसके साथ जो तमाम राज्यों के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी, और देखिए क्योंकि ये बजट ऐसा रहा है जिसमें विपक्ष को अब एक मुद्दा मिल गया है और वो कल से ही जब रिएक्शन आने शुरू होंगे
तो आप सब देखिएगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर बड़ा जो है वो हावी होने की कोशिश जरूर करेगा। और क्योंकि हालांकि निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि 7 रेलवे की हाई स्पीड जो कॉरिडोर है वो बनाए जाएंगे, उसके साथ साथ जो छात्रावास है उसको जो है वो ध्यान में रखा जाएगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दिया जाएगा, उसके साथ साथ तमाम और जो चीजें हैं उस पर छात्रों के लिए काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो लोगों के लिए, चाहे वो टैक्सेस का मामला हो, तमाम जो और खाने पीने के मामले में हो, उन सब पर इतनी बड़ी राहत देखने को नहीं मिली है। लेकिन 1 घंटे 26 मिनट के इस बजट में जो उम्मीदें जनता ने लगाई थी सरकार से, वो जो उम्मीद है उस पर सरकार अभी तक उस तरीके से नहीं उतर पाई, लेकिन जनता को काफी ज्यादा उम्मीद थी इस चीज से। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जनता को उम्मीदें थी उस पर तो खड़ी नहीं उतरी है सरकार इस बजट के अंदर। और देखा जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल और जो जहां जहां पर इलेक्शन आ रहे हैं वहां की जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है और ये चुनाव लक्षी बजट माना जा रहा है। दिल्ली के लिए क्या, खास करके दिल्ली को इस बजट से कितना फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि दिल्ली में भी पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार थी और उसके बाद दिल्ली जीतने के बाद वहां पर भी कई बड़े बड़े वादे किए गए थे रेखा गुप्ता के द्वारा। वहां पर सरकार का जो वादे थे वो चलाई जा रही है और अब वो वादे पूरे करने के लिए दिल्ली को क्या तोहफा मिला है? देखिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर गाड़ियों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सीएनजी की गाड़ियां काफी ज्यादा जो है वो दौड़ती भागती नजर आती हैं। हालांकि सीएनजी के दरों में जरूर कम किया गया है, सीएनजी के दरों को सस्ता कर दिया गया है। इससे न केवल दिल्ली में जो सीएनजी की प्राइवेट गाड़ियां हैं, बल्कि जो कमर्शियल गाड़ियां, जो ओला उबर चलाते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर या जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको थोड़ी सी जरूर राहत मिलेगी कि सीएनजी की दरों में कमी होने से। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि सीएनजी पेट्रोल की दरों में जो है भारी जो बढ़ोतरी थी वो देखी जा रही थी और इसके बाद जो है थोड़ी सी राहत जरूर दिल्ली के ड्राइवरों को जरूर मिलने वाली है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि टीसीएस और टीडीएस में बदलाव किए गए हैं। यानी अगर आप टीडीएस की अगर टीसीएस की जो दरें हैं उसको घटा दी गई है, यानी 5 से 20% जो है उसमें 2% की कमी जो है वो लगातार कुल टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाई गई है। तो इससे भी थोड़ी सी राहत जरूर दिल्ली के जो वासी है, जो जिनकी हाई सैलरी जो है काफी ज्यादा है और जो टीसीएस और टीडीएस जैसी जो चीजें दरों को जो देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आईटीआर फाइल करने की सीमा को भी कुछ वर्गों के लिए आगे बढ़ा दी गई है। जो आईटीआर जो फाइल करते थे उसमें चूंकि काफी ज्यादा समय नहीं था और काफी समस्या होती थी, अब उसकी समय को भी बढ़ा दिया गया है। और दूसरा, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन पर फिर ब्याज अब टैक्स जो है वो मुक्त हो चुका है। जो एक्सीडेंट कंपनसेशन पर जो ब्याज लगता था वो आप बिल्कुल तरीके से छूट कर दी गई। तो थोड़ी बहुत जरूर राहत है इसमें, लेकिन चूंकि ये पूरा लक्ष्य बजट माना जा रहा है और जिन जिन राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको सबसे ज्यादा केंद्रित जो है इस बजट के अंदर किया गया है। और आप ये देखिए कि जो 7 जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए गए वो उन राज्यों के लिए है जो आगामी के चुनाव में आने वाले हैं। और इसीलिए क्योंकि इस बजट से खासा प्रभाव जो है जमीनी स्तर पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर ध्यान जरूर रखा गया है। लेकिन अब आम जनता इससे कितनी संतुष्ट है तो आम जनता बता पाएगी। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी हमने जैसे देखा कि दिल्ली के चुनाव के बाद वहाँ की जनता को भी बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन दिल्ली को भी कोई विशेष तरह की कोई भेंट इस बजट में नहीं मिली है। अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी बीएमसी समेत महानगरों के चुनाव गए हैं और उस चुनाव के अंदर भी जो है कई तरह की बातें महाराष्ट्र को लेकर भी की गई थी और महाराष्ट्र की जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा, महाराष्ट्र में क्या क्या अपेक्षाएं रखी गई थी, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें आ रही है। महाराष्ट्र को हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है। महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है तमाम पार्टियों के लिए।
तो महाराष्ट्र में क्या हाल रहा इस बजट का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आसाई दोषी जो है कि चेयरमैन है आईएमसी के, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग कमेटी के, उसको हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा है इस बजट में और कैसे महाराष्ट्र के लोग इस बजट को लेकर के देखते हैं। तो हम कुछ ही देर में महाराष्ट्र से हम उनसे संपर्क करेंगे और उनसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या रहा इस बार बजट के अंदर। निर्मला सीतारमण ने जो बातें बताई है उस बातों को अगर हम देखें तो 7 जो है रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। खास करके 3 नए एम्स बनाने की घोषणा की गई है। कई राज्यों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की जो है प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है और कई तरह की और बातें बजट के अंदर दर्शाई गई है जो कि सामान्य लोगों की समझ से अभी तक तो दूर है। जब डिटेल ड्राफ्ट सामने आएगा तब हो सकता है कि इससे पता चल पाएगा कि कितना लाभ आम जनता को इस बजट से पहुंचने वाला है। फिलहाल तो जो है टैक्स स्लैब की अगर बात करें, जो इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है और इनकम टैक्स पेयर जो है, जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन मिडिल क्लास लोगों के लिए इनकम टैक्स के लिए कोई भी ऐसी बड़ी घोषणा इसमें नहीं की गई है। हालांकि टैक्स पेयर को जो रिटर्न फाइल करने की अवधि है उस अवधि में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको अवधि को बढ़ाया गया है। इसके अलावा और कोई विशेष लाभ सामान्य लोगों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करेंगे कि यूनियन बजट से अगर कोई बड़ी घोषणा अगर हम देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए लैब बनाने की घोषणा सरकार ने की है इस बजट के अंदर, जिसमें जो ऐलान किया है वित्त मंत्री ने उसमें कहा है कि खास करके एवीजीसी क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख पेशेवर जो एक्सपर्ट होंगे उसकी आवश्यकता होने का अनुमान लगाकर 15,000 से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालयों और 500 से अधिक जो है कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना करने की जो है बात इस बजट में की गई है, ताकि आने वाले समय की अनुसार जो ज़रूरतें हैं देश में वो पूरा किया जा सकता है। और हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की सरकार की ये योजना है, जिसमें गर्ल स्टूडेंट को अपने घर से दूर रहकर अगर पढ़ने लिखने की आवश्यकता होगी तो वो गर्ल्स हॉस्टल्स में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े वादे इस समय किए गए हैं, वो ज़मीनी स्तर पर आते आते उसमें समय लगेगा, लेकिन युवाओं के लक्षी बजट होने का दावा किया गया है कि सरकार ने इस बजट में युवाओं को फोकस किया है। लेकिन जैन जी इस बजट से कितने खुश है या कितनी उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई है, वो अब हम देखने वाली बात है जब उनके रिएक्शन सामने आएंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हरिहरन मिश्रा जी, जो कि एक्सपर्ट है, और उनसे हम बात करते हैं। हरिहरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरह से आज केंद्र का बजट पेश हुआ है और इसके अंदर वैसे तो कई तरह की घोषणाएं की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को इससे क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या लाभ इस बजट से लोगों को मिल सकता है। वैसे
महाराष्ट्र के लिए भी विशेष तरह से कोई भी लाभ अभी तक मिले ऐसा कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं रखा गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि बजट के अंदर कैसे लोग इससे संतुष्ट है या नहीं, वो अब कुछ ही समय में लोगों के जब रिएक्शन सामने आएंगे तो जानकारी मिल पाएगी। निर्मला सीतारमण का ये 9वां यूनियन बजट था और 9वीं बार बजट पेश करके उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है, लगातार 9 बार बजट पेश करने का। बजट भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि आगामी वित्त वर्ष का बजट युवा शक्ति के लिए प्रेरित होगा और उन्होंने ये भी कहा कि 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है ये बजट। सरकार के दीर्घकालीन आर्थिक रोड मैप की दिशा में इस बजट को एक अहम कदम माना जा रहा है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव इस बजट में नहीं किया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करके जो है सामान्य लोगों को ये राहत का जो है एक संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन सामान्य लोग हर बार इनकम टैक्स में किसी तरह से जो है फायदा मिले वो अपेक्षित होता है। तो देखने वाली बात है कि क्या फायदा मिलना है बजट के अंदर। हरिहरन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिहरन मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि क्या रहा इस बजट में, क्या खास रहा इसमें आपके हिसाब से, इसमें कितना फायदा लोगों को, सामान्य लोगों को मिलेगा? सामान्य नागरिक के लिए जो कस्टम्स ड्यूटी पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो एक्साइज ड्यूटी 20% था वो 10% कर दिए हैं। तो इससे जो हमारा कोई भी इंडिविजुअल कोई एसेंशियल आइटम इंपोर्ट करता है तो वो राहत मिलेगा 10% का। देखिए, इनकम टैक्स में लास्ट ईयर काफ़ी राहत दिया गया था एंड बीच में जीएसटी में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ था। तो अभी जो अवेलेबल स्पेस था वो कस्टम्स में था एंड कस्टम्स ने दे हैव मेड इट 20% to 10% फॉर पर्सनल कंजम्पशन। जी बिल्कुल। हरिहरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और एसोसिएशन ऑफ ARCS इन इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर हरिहरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिहरन जी, जिस तरह से आप बता रहे हो कस्टम ड्यूटी में जो है बदलाव किया गया है, 20% से घटाकर उसको 10% किया गया है, लेकिन इससे जो सामान्य नौकरी करके जो अपना गुजारा करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करके काम करके जो लोग अपना गुजारा करते हैं, ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या इसमें कुछ खास आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक क्रिकेट मैच का बात कर रहा हूँ। आप हर बॉल में छक्का और चौका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम अभी जो दौर में गुजर रहे हैं, देर आर एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन टैरिफ, यूनिलैटरलिज्म बाय मेजर पावर्स, कंट्री के बॉर्डर में भी टेंशन्स है। तो अभी सबसे ज़रूरी है क्रीज में बने रहना, ना कि चौके छक्के एक्सपेक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत ही सही है कि पूरा वैश्विक जो माहौल है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और पूरा विश्व की जो बड़ी बड़ी सत्ता है वो इस समय उनकी वहाँ की जो स्थिति है वो डामाडोल होती नजर आ रही है। खुद अमेरिका इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कई देशों के बीच में युद्ध का माहौल है। तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हमारी भारत की स्थिति को संभालना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर भी कई तरह की चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ता है। तो ऐसे में ज़्यादा अपेक्षाएं रखना भी लोगों के लिए थोड़ा सा अभी इनकन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि लोग भी जो अपेक्षाएं रखते हैं सरकार हर अपेक्षा पूरी करे ऐसा अभी जरूरी नहीं लगता है।
लेकिन जिस प्रकार से चुनावी क्षेत्र में जो है अंदर में भी जी बोलिए बोलिए। देखिए, इसी के अंदर भी एमएसएमई के लिए, यूथ के लिए, वुमेन के लिए बहुत सारे प्रावधान किया गया है। एंड जो विकसित भारत के लिए जो कदम उठाना है वो कदम उठा गए हैं। एंड जीडीपी अच्छा ग्रो कर रहा है, फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, हमारा जो डिसिप्लिन है फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट का उसी के अंदर ही चल रहा है। आप देखिए, अभी जो नया जनरेशन रिफॉर्म्स है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, 15,000 स्कूल में कंटेंट क्रिएशन होगा, 5 यूनिवर्सिटी ऑन कंटेंट क्रिएशन होगा। दैट्स ए बिग डेवलपमेंट फॉर द इंडियन यूथ। आपको पता होगा कि जो इंडिया का मीडियन एज है वो 28 है, तो हम विश्व का सबसे यंगेस्ट नेशन है। ये यंग नेशन के लिए जो टैलेंट लेके आगे बढ़ना है, उसी के लिए ये कंटेंट क्रिएशन जैसे नया चीज़, वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज शुरू किया गया है, एमएसएमई के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच 2000 नई क्लस्टर का किए हैं। एंड सबसे बड़ा जरूरी जो मैसेज ये बजट में है, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में द लास्ट लाइन था कि इफ इंडिया इज टू डेवलप फुल्ली देन इट हैज़ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए रूरल राज टू सिटीजन राज। ये बार वो सिटीजन सेंट्रिक बजट है। लोगों को डीरेगुलेशन, मतलब जहाँ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा था जैसे एमएसएमई में, उनके लिए उद्योग साथी का व्यवस्था है। इनकम टैक्स रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में जो इनकम टैक्स राज जैसे था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोगों का कॉन्फिडेंस ऑन गवर्नमेंट बढ़ाए हैं। तो while there may not be a 4 or 6, there has been steady running between the wickets between development, growth and sustainability. जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार ने बड़ी अच्छी इनिशिएटिव ली है यूथ को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिहरन मिश्रा जी, और हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे जब भी ऐसी कोई आर्थिक सर्वेक्षण की जो कोई भी बात होगी सरकार के जो बजट को लेकर के, हम आपसे ज़रूर फिर से संपर्क करेंगे। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम बात करें इस बजट की और इस बजट के फायदे नुकसान की, तो बड़ी उपलब्धि अगर कहेंगे तो ये जो है युवाओं के लक्ष्य बजट पेश किया गया है, ऐसा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ ARCS इन इंडिया का जो कहना है। हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम लेते हैं गुजरात का रुख करते हैं कि गुजरात के जनता क्या चाहती थी और गुजरात के लोगों के लिए क्या इस बजट के अंदर खास प्रावधान किए गए हैं। खास करके हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे जनता को मिलने वाले हैं, जीएसटी के रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। हमारे साथ सीनियर सीए राजेश भाऊवाला जुड़े हुए हैं, जो कि इनकम टैक्स और जीएसटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। पूरे गुजरात में जो है इनका जो है काम है इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर के जो है वो अपनी सेवा देते हैं, और वो चार्टेड अकाउंटेंट है राजेश भाऊवाला। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, जिस तरह से बजट पेश किया गया अपेक्षा जैसे थी उसी प्रकार का रहा, युवा लक्ष्य बजट कहा जा रहा है। इस बजट के अंदर खास करके यूथ को फोकस करके जो है योजनाएं घोषित की गई है। आपके हिसाब से
जो जीएसटी स्लैब में पिछले दिनों जिस तरह से बदलाव किए गए थे, 28% के जो स्लैब है उसको ख़त्म करके कुछ चीज़ों के अंदर जीएसटी घटाई गई, कुछ चीज़ों पर बढ़ाई गई। इस बजट को लेकर के क्या आकलन आप लगा रहे हैं? जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे? लोगों को, व्यापारियों को, खास करके उद्योगपतियों को, एक्सपोर्टरों को किस तरह से जीएसटी से इस बजट को लेकर के कोई खास लाभ मिल रहा है? कुछ चीजों पर बढ़ाई गई। इस बजट को लेकर के क्या आकलन आप लगा? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअल ये जो बजट है इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम, इन तीनों को लेकर यदि हम प्रावधानों का एनालिसिस करते हैं तो जीएसटी में जीएसटी 2.0 के द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए थे उनका इफेक्ट हम देख रहे हैं। काफ़ी इंडस्ट्री में जो जीएसटी का रेट का रेशनलाइजेशन किया गया था उससे इंडस्ट्री में ग्रोथ बढ़ी है। जो बजट 2026 है, सामान्य रूप से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में जीएसटी से रिलेटेड प्रावधानों में मेजर चेंजेस होते हैं। कस्टम एक्ट में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और कस्टम एक्ट के हिसाब से अभी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो लोग इन्वॉल्व हैं उन एक्सपोर्टर्स की दिक्कतें काफ़ी कम होगी। उनके लिए बहुत ही काफ़ी प्रोसीजर्स को इजी किया गया है और इससे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सूरत में भी और गुजरात में काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि जिस हिसाब से कस्टम में पूरा रेशनलाइजेशन चल रहा है और जिस हिसाब से प्रोसीजरल ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो बजट की सबसे अच्छी बात है कस्टम के लिए। कस्टम के अंदर तो हमने देखा है कि जिस तरह से 17 ऐसी मेडिसिन है जो कि विदेश से आती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कस्टम ड्यूटी लगती थी, इस वजह से वो काफ़ी महंगी होती थी। कैंसर की जो खास करके मेडिसिन है उस पर पूरी तरह से कस्टम फ्री कर दिया है, तो लोगों को ये बड़ी राहत होगी। जो कस्टम ड्यूटी घटाने का या ख़त्म करने का लाभ सीधा ऐसे रोगियों को मिलेगा जो कि कैंसर से पीड़ित है। लेकिन इनकम टैक्स में स्लैब में इस समय कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो जो 3 महीने जैसी मियाद इसमें बढ़ाई गई है उससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? एक्चुअली पहले जो रिवाइज रिटर्न करने का टाइम था वो 31 दिसंबर था, अभी उसको 31 मार्च कर दिया गया है। उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो लोग अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक भरते थे, जो ऑडिटेड केस हैं उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती थी, कुछ केसेस में 30 नवंबर भी होती थी। यदि 31 दिसंबर ही रिवाइज रिटर्न की डेट रहती थी तो जब कभी डिपार्टमेंट का जो सीपीसी प्रोसेसिंग सेंटर है वो कुछ ऐसी अपरेंट मिस्टेक्स बताता था या हमें एसएससी को खुद को ये बात पता चलती थी कि ये रिटर्न्स में मिस्टेक रह गई है, लेकिन उस समय टाइम फ्रेम बहुत कम मिलता था। 1-2 महीने के टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो 31 मार्च एक्सटेंड करने से टैक्सेस जो टैक्स पेयर है उसको अननेसेसरी वो पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसे अपील का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वो सिंपली अपना कोई जो मिस्टेक है उसको 31 मार्च तक का विंडो उसके पास ओपन रहेगा, वो रेक्टिफाई कर सकता है। अदरवाइज वो रेक्टिफाई नहीं कर पाता था तो उसको अपील में जाना पड़ता था। ये काफी बड़ा बेनिफिट है, इससे लिटिगेशन भी कम होगा। जी राजेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसा भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि टैक्स चोरी के जो मामले आएंगे उसके अंदर सजा का प्रावधान खत्म कर दिया, खाली पेनल्टी का प्रावधान रखा है और पेनल्टी देकर के लोग छूट सकते हैं। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? इनकम टैक्स में 2 तरीके के पेनल्टी के प्रावधान थे। एक ये था कि आपसे टैक्स पेयर से कोई जेन्युइन मिस्टेक हो गई है, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई है या फिर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, जो असेसिंग ऑफिसर है डिपार्टमेंट का अलग व्यू होता था, करदाता का अलग व्यू होता था, और एक होता था अंडर रिपोर्टिंग जिसमें डिपार्टमेंट ये कहता था कि भी आपने जानबूझकर अपनी इनकम कम दिखाई है, कर चोरी की है। इस तरह से 2 पेनल्टी के प्रावधान थे। अभी गवर्नमेंट का जो पूरा पॉलिसी इंटरवेंशन है वो यही है कि ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस कम से कम किया जाए। जब भी टैक्स पेयर बिजनेस करता है तो उससे बहुत सारी मिस्टेक्स
नेचुरल कोर्स में हो जाती है। तो इसके लिए उसको डीक्रिमिनलाइज धीरे धीरे लोग सभी एक्ट में वो करते जा रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है या कंपनीज एक्ट है। इससे जो बिजनेस और इंडस्ट्री को ये बेनिफिट है कि आपको अननेसेसरी कोर्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा। आप एक फाइन भरकर भी यदि कोई मिस्टेक हुई है तो उसको आप उससे फ्री हो सकते हैं। और उसके मन में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रिवेलेंट होगा, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रोसिक्यूशन, जैसे टीडीएस के मैटर्स हैं और बहुत सारे इस तरह के मैटर्स थे जिन पे डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन के नोटिस इशू कर देता था। एसएससी को पता ही नहीं होता था कि भाई ये मिस्टेक हुई है, अकाउंट उसके टीम से, अकाउंटेंट से मिस्टेक हो जाती थी। तो ये बहुत डीक्रिमिनलाइजेशन का जो एक वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट अभी फॉलो कर रही है और काफ़ी इनिशिएटिव अच्छे ले रही है, ये बहुत वेलकम स्टेप है। और भी इस दिशा में मुझे लग रहा है आने वाले सालों में गवर्नमेंट डीक्रिमिनलाइज कर देगी। ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश भाववाला जी हमारे साथ जुड़े थे। राजेश भाववाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और जो ये जानकारी दी। सीनियर इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्सपर्ट है, सीए है, जो कि हमारे साथ जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे कि इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या लाभ जो है टैक्स पेयर्स को मिलने वाला है आने वाले साल में। तो आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से बजट पेश होने के बाद अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष जो है इस बजट को बिल्कुल ही ठीक बजट नहीं मान रहा है, तो दूसरी तरफ पक्ष के जो लोग हैं वो इसको बहुत ही युवाओं को फोकस रखकर किया गया बजट पेश किया गया है, ऐसा मानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जिस तरह से अश्विन बात चल रही है युवाओं के लक्ष्य बजट की, युवाओं को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जो है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब बनाने की घोषणा की गई है। हर जिले के अंदर जो है लेडीज स्टूडेंट के लिए जो है छात्रालय बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो बातें हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या इसका रिएक्शन है, किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश को, इसमें क्या लाभ मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अश्विन से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से देश भर के लोगों से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, सरकार ने युवा लक्ष्य बजट पेश किया है और देखा जा रहा है कि जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों ने रखी थी उसमें से कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो है अपेक्षा के अनुसार चीज़ें नहीं मिल रही है बजट के अंदर। तो कई मामले ऐसे हैं जहां पर लोग जो है संतुष्ट दिख रहे हैं। खास करके जिस जगह पर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं उस जगह पर ज़्यादा फोकस इस बजट के अंदर रखा गया है। 7 रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है जिससे कि हाई स्पीड रेलवे का लाभ लोगों को मिलेगा और एक जगह से दूसरी जगह उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के युवाओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। छात्रा आवास जो है बनने जा रहे हैं हर ज़िले में, जो कि बहुत ही अहम ज़रूरत थी, खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, कि जो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहकर अगर वो अपनी पढ़ाई करना चाहे तो वो कर सके। इसके लिए सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम हम मान सकते हैं। हम फिर से अश्विनी अवस्थी से बात करने की कोशिश करते हैं। अश्विन, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या इच्छाएं थी, क्या मांगे थी और क्या बजट से उनको लाभ मिल रहा है?
जी जी जीएस जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से युवाओं को ध्यान रखते हुए ये बजट लाया गया है, वहीं अगर बात की जाए तो मेरी मौजूदगी इसमें दुबग्गा चौराहे के पास, शुक्ला चौराहे के है, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे डायरेक्ट चलते हैं, पब्लिक से ही जानते हैं पब्लिक की क्या राय है इस बार युवाओं को लेकर। जो बजट पेश हुआ है युवाओं को ध्यान में रखा गया है, वहीं गर्ल्स हॉस्टल का जैसा प्रस्ताव आया है उसको लेकर भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? दादा, जिस प्रकार से प्रस्ताव आया है, क्या 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 लगता है कि युवाओं को ध्यान में रखा गया है और चीजों को रखा गया, क्या कैसा देखते हैं बजट? इस बजट में न्यूनतम मजदूरी को लेकर के भी इसमें संशोधन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है, 80 रुपए से 100 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त जो है श्रमिकों के लिए भी कानून लाया गया है, लेकिन किसानों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। जैसे बहुत अपेक्षा थी किसान जो है इस मामले में कुछ थे कि सम्मान निधि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं माना जाए जिस प्रकार से युवाओं के लिए और या गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात की गई है, बनाने की बात की गई है, उसको लेकर क्या देखते हैं? अरे इनसे काफी राहत मिलेगी। गर्ल्स हॉस्टल में बहुत अच्छी सुविधा है, इससे सुविधा मिलेगी। लोग बड़े बड़े शहरों में रहने की भी सुविधा मिलेगी, जहाँ पर उनको किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती थी। ऐसे में अच्छी बात है। नहीं, जैसे कि आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए कि क्या कैसा रहा है इस बार का बजट? कोई विशेष नहीं रहा व्यापार, कोई मतलब इनकम टैक्स में कोई विशेष रिबेट वगैरह छूट तो कोई घोषणा की नहीं गई है। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है शेयर बाजार बिल्कुल गिर गया है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि शेयर बाजार बता रहा है कि ये बजट कैसा है। तो देखिए जीएसटी साफ तौर से कहना है यहाँ के लोगों का है कि बजट की अगर बात की जाए युवाओं को और गर्ल्स को ध्यान में रखा गया है, चीजें दी गई है, मगर कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो नाखुश दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें और न चाहे पूरे देश की बात करें। जी 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 बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से लोगों में जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए कोई योजना की कोई घोषणा हुई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश को क्या लाभ मिल रहा है? बजट में कोई उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना की बात हुई है इसमें? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो यहाँ की 4 लेन सड़कें हैं उनको चौड़ीकरण को लेकर भी प्रस्ताव रखे गए। जो फ्लाईओवर्स हैं, एक्सप्रेस हैं, उनको उस बजट में शामिल की गई हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है। अगर बजट चीजें आती हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि बजट जो आया है वो चौमुखी विकास के लिए आया है, और जो विकास में चीजें शामिल की गई हैं उनमें कुछ बढ़ाया एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। जो हर बार नॉर्मल रहता है वही रहा है। कुछ खास अगर योजनाओं की बात की जाए तो वो योजनाएं तो अभी खुल के सामने नहीं है, मगर हाँ संभवतः अभी यूपी का बजट आना है 12 तारीख को, हो सकता है कि उनमें उन चीजों को शामिल करके पेश किया जाए। जी बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोगों में इतनी कोई ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आ रही है। हम अब देखते हैं कि बजट पेश होने के बाद में अलग अलग लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी है, क्योंकि बजट के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन इस बजट के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है, एक नजर उसको भी देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण जी को, देश के प्रधानमंत्री को, जिनके विशाल विजन के कारण एक होलिस्टिक बजट आज देश को माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। इसमें किसान से लेके मजदूर तक, देहात से लेकर शहर तक, विमेन ओरिएंटेड की बात करें, बहनों को ताकतवर करने की बात करें, या मेडिकल फील्ड की बात करें, या इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उद्यमियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग को साथ ले जाकर चलने का काम इस सरकार ने किया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। इतना होलिस्टिक बजट, इतना विजनरी बजट, जिसके साथ भारत, विकसित भारत का जो सपना और संकल्प है भारत के प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा होता दिख रहा है। मेरा मानना है कि ऐसा बजट भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ही दे सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिस तरह से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर
और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत के युवाओं की उम्मीदों का बजट पेश किया। कुल मिलाकर के ये युवा भारत का बजट है और यदि एक शब्द में इसको समराइज किया जाए तो ये इंक्लूसिव और कंक्लूसिव बजट है विकसित भारत 2047 की यात्रा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आज के बजट में जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने बहुत बारीकी से अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों को छुआ है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जहां व्यापार और उद्योग में उन्होंने एमएसएमई चैंपियन की बात को कहा है, वहीं लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने के लिए वाटरवेज का पूरा उपयोग और उसके साथ साथ हमारे रेलवे फ्रेट कॉरिडोर को ऑगमेंट करने की बात बजट में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई देता है। देखिए, ये एक दूरदर्शी बजट है, प्रगतिशील बजट है। 2047 पे 2047 के जो हमारे इकोनॉमिक लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति की ओर जो रास्ता जाता है, उस रास्ते को प्रशस्त करता हुआ ये बजट है। तो अगर आप देखें सारे अहम सेक्टर्स पर जिन पर फोकस है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बायोफार्मा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार जो है कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो कि पिछले जो हाईएस्ट निर्धारित किया हुआ राशि था उससे 10% अधिक है। तो जब पूरे देश में 9 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आएंगे, 20 नए वाटरवेज आएंगे, जब 20 नए छोटे शहरों का निर्माण होगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के इर्द गिर्द, तो आप इससे जान सकते हैं कि कितनी जो है उछाल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को आएगी। आज देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, कर्तव्य भवन में बना ये बजट हमारी भारत की सरकार का जनता के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करता है। ये बजट स्थिरता का और भरोसे का बजट है। इस बजट में निर्माण, उद्योग, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसी तरह से कोस्टल एरियाज के जो नए रूट बनाए गए हैं वो, और विकास को एक तरह से हम कहें तो नए पंख देने वाला बजट है। 2047 के विकसित भारत का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये बजट उस दिशा में जाने वाला बजट है। ये बजट यूथ फ्रेंडली है, युवा बजट है। तो आपने देखा कि जो बजट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने क्या कहा। ये विकास लक्षी बजट की बात हो रही है और उस बजट से लोगों को कई तरह के लाभ मिलने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रिएक्शन हमने आपको दिखाया, विपक्ष का जो रिएक्शन है वो भी हम कुछ देर बाद दिखाएंगे। फिलहाल इस बजट स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे हम आपको बजट से रिलेटेड और एक एक अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.